India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देने से किया इनकार, कहा मामले की सुनवाई में देरी के लिए सेंगर भी जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया मामला में सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी सत्यापन को सुनिश्चित करने का चुनाव आयोग को दिया निर्देश, कहा कक्षा 10 के एडमिट कार्ड को गणना के लिए एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई पर जल्द निर्णय लेने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की निजी स्कूल शुल्क कानून को शैक्षणिक वर्ष के बीच लागू करने पर उठाए सवाल, सरकार की समीक्षा करने को कहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत तार्किक विसंगतियों के संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं उनके नाम पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में प्रकाशित किए जाएं। साथ ही प्रभावित लोगों को अपने दस्तावेज या आपत्तियां जमा करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के बाद अगर वे असंतोषजनक पाए जाते हैं तो लोगों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। सुनवाई में अधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे चुनाव आयोग को पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करें और डीजीपी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस प्रक्रिया में कोई कानून और व्यवस्था की समस्या ना हो। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं वे अपने दस्तावेज या आपत्तियां पंचायत भवन या ब्लॉक कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के दस्तावेज असंतोष पाए जाते हैं तो उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सकता है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ रही है और उन्हें अपने दस्तावेज जमा करने में परेशानी हो रही है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि उसने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वर्तनी की गलतियों के कारण नोटिस न भेजें। हालांकि आयोग ने कहा कि जिन मामलों में माता-पिता और बच्चों की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है उन्हें तार्किक विसंगति माना जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे इस प्रक्रिया में सुधार करें और मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो यह सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मौखिक टिप्पणी की है। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए कक्षा 10 के एडमिट कार्ड को गणना के लिए एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्णय ले। यह निर्देश कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने मामले में मध्य प्रदेश सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल का गठन किया था जिसने अपनी जांच पूरी कर ली है और आरोप पत्र दाखिल किया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोर्ट इस मामले में संज्ञान नहीं ले सकता है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मंत्री कुंवर विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री कुंवर विजय शाह की टिप्पणी निंदनीय है और यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। कोर्ट ने कहा कि शाह की माफी स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि यह बहुत देर से आई है। कोर्ट ने पहले भी शाह को माफी को मगरमच्छ के आंसू कहा था। अब मध्य प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह के भीतर मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्णय लेना होगा। अगर सरकार कार्रवाई करने का निर्णय लेती है तो कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले सकता है और आगे की कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को हटाने या स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश पारित किया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिसंबर में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को हटाएं या स्थानांतरित करें। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शराब की दुकानों के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और यह जनता के जीवन के लिए खतरा है। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का आदेश पूरे राज्य पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह आदेश एक विशिष्ट मामले में पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के अनुसार म्यूनिसिपल क्षेत्रों में शराब की दुकानें चलाने की अनुमति है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी रोहतगी के तर्क का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जनहित में नहीं है और इससे राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। जस्टिस मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश एक विशिष्ट मामले में पारित किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश पूरे राज्य पर लागू नहीं हो सकता है और राज्य सरकार को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य सरकार के लिए एक राहत की बात है क्योंकि इससे उन्हें शराब की दुकानों के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिल गई है। हालांकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आगे की सुनवाई के बाद ही इसका अंतिम परिणाम सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके पीछे पीड़ित की जाति के आधार पर अपमानित करने का इरादा होना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि SC/ST अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1R के तहत अपराध के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं। पहली, पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। दूसरी, आरोपी के द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग पीड़ित की जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से किया गया होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केवल अपमानजनक भाषा का उपयोग करना ही अपराध नहीं है, बल्कि इसके पीछे का इरादा भी महत्वपूर्ण है। अगर अपमानजनक भाषा का उपयोग पीड़ित की जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से नहीं किया गया है तो यह अपराध नहीं होगा। यह फैसला एक मामले में आया है जिसमें आरोपी के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके साथ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया और उसे धमकी दी। हालांकि कोर्ट ने पाया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी में कोई सच्चाई नहीं है और आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि SC/ST अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके पीछे पीड़ित की जाति के आधार पर अपमानित करने का इरादा होना चाहिए है। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम पर चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की निजी स्कूल शुल्क कानून को शैक्षणिक वर्ष के बीच में लागू करने की कार्यवाही पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा प्रासंगिकता और शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता अधिनियम 2025 को लागू करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए
अपनाए जा रहे समय और तरीके भ्रमित करने वाले और संभावित रूप से अव्यावहारिक हैं। यह अधिनियम निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाने पर रोक लगाता है, शुल्क की सीमा निर्धारित करता है और शुल्क वसूली में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह अधिनियम स्कूलों को छात्रों को शुल्क नहीं देने पर परेशान करने पर 50,000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। अगर स्कूल बार बार उल्लंघन करते हैं और जुर्माना नहीं देते हैं तो सरकार को स्कूल की संपत्ति जब्त करने और बेचने का अधिकार है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष पहले ही शुरू हो चुका है और इस स्तर पर शुल्क से संबंधित अनुमोदन को आगे बढ़ाने का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन को वैधानिक समय सीमा और व्यवहारिक रूप से काम करने योग्य होना चाहिए। कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और सरकार से यह विचार करने को कहा कि क्या शुल्क विनियमन अभ्यास सख्ती से 2025 और 26 शैक्षणिक वर्ष के लिए है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर अधिनियम में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि संस्थागत व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं होता है, खासकर जब प्रतीक्षा सूची की वैधानिक वैधता समाप्त हो गई हो। यह फैसला राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। प्रतीक्षा सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम शामिल होते हैं जो भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण तो हुए हैं लेकिन चयनित उम्मीदवारों की सूची में जगह नहीं बना पाए हैं। यह सूची आमतौर पर चयनित उम्मीदवारों की सूची के बाद तैयार की जाती है और इसका उद्देश्य रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का अवसर तब मिल सकता है जब चयनित उम्मीदवार नियुक्ति से इनकार कर दे या नियुक्ति के बाद इस्तीफा दे दे और प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि अभी भी बाकी हो। हालांकि यदि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त हो गई है तो प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि आमतौर पर भर्ती नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि भर्ती नियमों में कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो प्रतीक्षा सूची को अगले विज्ञापन जारी होने तक संचालित किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे भर्ती नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रविंदर दुदेजा ने कहा कि सेंगर ने लगभग 7.5 साल की सजा काट ली है, लेकिन मामले की सुनवाई में देरी के लिए सेंगर भी जिम्मेदार है। उन्होंने कई आवेदन दाखिल किए। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को सेंगर के कहने पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। सेंगर और अन्य को इस मामले में मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस दुदेजा ने कहा कि जब अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, दोषी के आपराधिक इतिहास और न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर प्रभाव जैसे कारकों पर विचार किया जाता है तो सेंगर जमानत के हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर की सजा को निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्नाव रेप पीड़िता एक नाबालिग का कथित तौर पर जून 2017 में सेंगर ने अपहरण कर बलात्कार किया था। पीड़िता को कथित तौर पर 60,000 रुपए में बेच दिया गया था। पीड़िता को लगातार धमकी दी गई और पुलिस अधिकारियों ने सेंगर के कहने पर उसे चुप रहने के लिए कहा। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से संबंधित 4 मामलों की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर कर दी और निर्देश दिया कि सुनवाई दिन प्रतिदिन आधार पर होनी चाहिए और 45 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। सेंगर को दिसंबर 2019 में नाबालिग पीड़िता के बलात्कार और उसके पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा। यह मामला उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ न्याय के लिए लंबी लड़ाई का प्रतीक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह नीरव मोदी के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया के मामले में एक दिल्ली निवासी गवाह के बयान दर्ज करने में सहायता प्रदान करे।
यह अनुरोध यूके सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसने इस मामले में गवाही के लिए एक दिल्ली निवासी को बुलाने का अनुरोध किया है। नीरव मोदी और फाइट स्टार डायमंड के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया ने एक अदायगी न किए गए ऋण के मामले में मुकदमा दायर किया है। इस मामले में यूके सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह एक गवाह अनिमेश बरुआ के बयान दर्ज करें, जो दिल्ली में रहता है। जस्टिस सी हरि शंकर ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई पूर्ववर्ती नहीं है, जिसमें कोर्ट ने विदेशी अदालत के अनुरोध पर बिना किसी पक्ष के आवेदन की कार्यवाही की हो। कोर्ट ने इस मामले में पक्षकारों को भी शामिल किया है, जिनमें नीरव मोदी भी शामिल है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पक्षकारों को केवल सुविधा के लिए शामिल किया गया है और यह मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। कोर्ट ने सरकार, केंद्र सरकार और बैंक ऑफ इंडिया से इस मामले में आगे की कार्यवाही के बारे में पूछा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक औपचारिक आवेदन दायर करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दे सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सहायता मांगकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह मामला नीरव मोदी के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया मुकदमे से जुड़ा है और इसका परिणाम भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.